हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव। आप देख रहे हैं उज्ज्वल एजुकेशन। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 आवर इन्वायरमेंट क्लास 6 के डीएवी के साइंस बुक का है। चलिए शुरू करते हैं। वी सी अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस। तो हम अपने सराउंडिंग में अपने आसपास में प्लांट्स और एनिमल्स को देखते हैं। दे मे बी सिमिलर They may be similar or different depending upon the geographical and climatic conditions। अब ये geographical और climatic conditions क्या है? पहले तो जोग्राफिकल में बात करेंगे। जोग्राफिकल में होता है कुछ माउंटेनस एरियाज होते हैं, तो कुछ प्लेन्स वाले होते हैं, कुछ प्लेट्यूज वाले होते हैं और कुछ आइलैंड्स होते हैं। तो ऐसे ऐसे जोग्राफिकल कंडीशंस होते हैं जहाँ पे कुछ एनिमल्स और प्लांट्स को माउंटेनस एरिया में ग्रो करने का ये आदत होती है और किसी को प्लेन्स वाले में, किसी को प्लेट्यूज वाले में और किसी को आइलैंड्स वाले में। उसी तरह क्लाइमेटिक कंडीशंस भी होते हैं। बहुत सारे एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे रेनी सीजन्स होती है और बहुत सारी एरियाज़ ऐसी होती है जहाँ पे बहुत सारी एरिया ऐसी होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेन होता है और बहुत सारी एरियाज़ ऐसी होती है जहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है और बहुत सारी एरियाज़ ऐसी भी होती है जहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है। तो उसी तरह वैसे ही कुछ एनिमल्स होते हैं जो अपने आप को उस एरियाज़ में, मतलब उस कंडीशन में अपने आप को ढाल लेते हैं। जैसा पोलर बियर और पेंगुइन्स, ये सब को कोल्ड एरियाज़ में रहने का आदत है, तो ये लोग वहीं रहेंगे। हम लोग अगर इन्हें ऐसे वाले एरियाज़ में ले आए जहाँ बहुत गर्मी है, मतलब ये डेजर्ट्स वाले एरियाज़ में, तो वहाँ पे वो लोग नहीं रह पाएंगे। उसी तरह कैमल जो है, उसे बहुत गर्म मौसम में रहने का आदत है, तो अगर उसे हम हिमालय वाले एरियाज़ में लेके जाएंगे तो वो वहाँ पे नहीं रह पाएगा। तो उसी तरह कुछ कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपने रहने के अनुसार वो अपने, मतलब उनका जो कंडीशन है वो रहने जोग्राफिकल है और क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण वो लोग किसी पार्टिकुलर प्लेस में ही रह पाते हैं। लिविंग ऑब्जेक्ट्स डू नॉट लाइव इन आइसोलेशन। तो जो लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो आइसोलेशन में नहीं रह सकते। आइसोलेशन मतलब होता है एक दूसरे से अलग हो जाना, मतलब अकेले हो जाना, सारे लोग अलग और हम अलग, तो वैसे लोग होते हैं आइसोलेशन। जिस तरह अभी कोविड के कारण हम लोग कहते हैं आइसोलेशन हो जाए, क्योंकि अगर हम साथ में रहेंगे तो एक से दूसरे को फैल जाएगा, इसीलिए आइसोलेशन किया जाता है हम सबको। इसीलिए आइसोलेशन वर्ड यूज है। दे इंटरेक्ट विथ वन अनदर एंड ऑल्सो विथ नॉन लिविंग सराउंडिंग इन विच दे लिव। तो ये जो है ना, एक दूसरे से मिलते हैं, एक लिविंग थिंग से मिलते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी मिलते हैं। लिविंग थिंग से एक आदमी दूसरे आदमी से मिलता है, एक जानवर दूसरे जानवर से मिलता है, एक प्लांट्स दूसरे प्लांट से मिलता है। बट नॉन लिविंग थिंग में भी कह सकते हैं, एक आदमी मोबाइल से मिलता है तो वो है मोबाइल जो नॉन लिविंग थिंग है, तो वो आ गया हमारा नॉन लिविंग सराउंडिंग में। जिस तरह हम एक आदमी चेयर पर बैठता है तो वो चेयर से इंट्रैक्ट करता है, चेयर से मिलता है। तो इसी तरह से नॉन लिविंग थिंग से भी एक आदमी मिल सकता है और एक लिविंग थिंग से भी मिल सकता है। एज अ रिजल्ट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट अडेप्टेड टू देयर सराउंडिंग। इसी रिजल्ट में प्लांट्स जो और एनिमल्स जो हैं वो अपने सराउंडिंग में अडेप्ट करते हैं। जिस तरह पहले के ज़माने में तो मोबाइल नहीं रहा करता था, तो लोग क्या ये मनोरंजन के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए या कुछ और नहीं यूज़ करते थे, तो कुछ और यूज़ करते थे। और अब हम लोग वो नहीं यूज़ करते सकते, क्योंकि अब हम लोग वो नहीं यूज़ करते हैं जो लोग पहले यूज़ किया करते थे इंटरटेनमेंट के लिए। और पहले वाले लोग उस वक्त मोबाइल यूज़ नहीं करते थे, तो वो लोग उस सराउंडिंग के अनुसार रहा करते थे और अभी हम लोग इस सराउंडिंग के अनुसार रहते हैं। तो यही हो गया हमारे सराउंडिंग का बात। अब देखते हैं, वी फाइंड दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट इन आवर सराउंडिंग। तो हम लोग देखते हैं कि हम ऑब्जेक्ट्स जो है वो दो टाइप के होते हैं हमारे सराउंडिंग में। कौन कौन होते हैं? प्लांट्स, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स फ्रॉम द लिविंग कंपोनेंट्स। तो प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, ये सब जो है ना वो हमारे लिविंग कंपोनेंट्स में आते हैं। प्लांट्स हो गए और एनिमल्स में ही हमारे ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं, इसलिए वहाँ पे इंक्लूडिंग दिया है। तो ये सब जो है वो लिविंग कंपोनेंट्स हैं, है ना। और इसीलिए इसी कारण इन लोगों को बायोटिक कंपोनेंट्स भी कहा जाता है। जो लोग मतलब जो थिंग्स कह सकते हैं
जो सब्सटेंस जो है वो लिविंग है उसे हम लोग बायोटिक कहते हैं, उसे बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। और जो कंपोनेंट या फिर सब्सटेंस जो है वो लिविंग नहीं है उसे हम लोग एबायोटिक कहते हैं। जिस तरह हमारे एयर, सॉइल, water, light, temperature, etc. are non-living and are also called abiotic component। तो ये सब एयर जो है, वाटर जो है, लाइट जो है, टेम्परेचर जो है, ये सब जो है वो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, इसलिए इन्हें एबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं हम लोग। बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स टेकन टुगेदर कंस्टिट्यूट आवर इन्वायरमेंट। तो अब हमारा जो इन्वायरमेंट है वो दो चीज़ से बना रहता है। क्या क्या? बायोटिक और एबायोटिक। जो हम लोग पहले भी कहा था कि हमने वीडियो शुरू करने से पहले भी कहा था कि इन्वायरमेंट जो दो तरीके का, कुछ टाइप्स होते हैं इन्वायरमेंट के, वो कौन कौन होते हैं उसके बारे में हमने बात करने के बाद की थी ना, वही आ गई यहाँ पे। बायोटिक और एबायोटिक जो है वो दो टाइप के कंपोनेंट्स हैं जो जिससे इन दोनों से मिलके हमारा इन्वायरमेंट बनता है। मतलब इन्वायरमेंट के दो टाइप्स हैं और वो है बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक मतलब लिविंग और एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। अब बात करते हैं हम लोग बायोटिक की तरफ। लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज प्लांट्स, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स फॉर्म द बायोटिक इन्वायरमेंट। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इन इट्स डिफरेंट कंपोनेंट बाय वन। तो अब हम लोग देखें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, ये सब बायोटिक कंपोनेंट्स कहलाते हैं। और अब हम लोग जानेंगे कि ये सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं उन्हें एक एक करके हम लोग उनके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्लांट्स की। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्लांट्स की। प्लांट्स जब वो प्रोड्यूसर्स, अब प्रोड्यूसर्स कहते हैं वो भी देखते हैं क्यों कहते हैं प्रोड्यूसर्स। तो वी ऑल नो दैट प्लांट्स लाइक अदर ऑर्गेनिज्म नीड फूड। तो हम लोग जानते हैं कि प्लांट्स हैं और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, उन्हें फूड चाहिए। क्यों? क्योंकि जो लोग लिविंग हैं उन्हें फूड चाहिए। अब जो लोग लिविंग नहीं है उन्हें फूड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ग्रो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो लोग लिविंग है उन्हें ग्रो करने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए उन्हें फूड चाहिए। अब फूड की बात आई तो फूड कैसा है भाई, क्या बात है फूड की? तो ऑल ग्रीन प्लांट्स हैविंग कलरिंग मैटर कॉल्ड क्लोरोफिल। तो अब बात करते हैं ऐसे सारे के सारे प्लांट्स जो ग्रीन है, ठीक है, उनके पास एक कलरिंग मैटर होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। अब मान लीजिए एक प्लांट है आपका ज़मीन का मालिक, ठीक है, और उसमें एक ठेकेदार है, और ठेकेदार भी अभी आएगा, उसका रोल भी आने वाला है। और क्लोरोफिल जो है वो हमारा एक लेबर है। और ठेकेदार के बारे में आप सोचेंगे ठेकेदार क्या होता है? ठेकेदार वो होता है जो मालिक से, मतलब जो ज़मीन का मालिक है उससे काम लेता है और काम करवाता है हमारे लेबर्स से। तो वही करने वाला है हमारे कुछ दोस्त यहाँ इसमें। तो क्लोरोफिल जो लेबर है, उस सारे ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल होते हैं। मतलब जितने भी ऐसे ज़मीन हैं जो ग्रीन है उसमें क्लोरोफिल मतलब उनके लेबर होते ही होते हैं। तो ये समझ लीजिए आप लोग, समझने के लिए ऐसा नहीं है। मतलब द क्लोरोफिल विच इज़ प्रेजेंट इन द लीव्स एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट। तो ऐसे क्लोरोफिल जो लीव्स में प्रेजेंट होते हैं वो उन्हें एनर्जी चाहिए होती है सनलाइट से। अब जो क्लोरोफिल होता है ना उसको एनर्जी लेना पड़ता है सनलाइट से। अब सनलाइट से एनर्जी लेना पड़ता है तो वो करता क्या है एनर्जी का? तो वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेना, रख लेता है। रख क्यों लेता है भाई? दिस एनर्जी इज यूज टू प्रिपेयर फूड। अब यही जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब किया, रख लिया, वो क्या करता है? उससे वो फूड बनाने में हेल्प करता है। अब फूड बनाने में कैसे हेल्प करता है? फॉर दिस प्लांट ऑल्सो यूज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोसफेयर एंड वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। अब जो ठेकेदार था वो हमारा लीव्स था, क्योंकि क्लोरोफिल्स में हमारा मतलब लीव्स में हमारा क्लोरोफिल पाया जाता है। तो जो क्लोरोफिल था क्लोरोफिल था वो लीव्स में प्रेजेंट था। मतलब हमारा जो लीव्स है वो हमारा ठेकेदार है, और जो हमारा लेबर है वो क्या कर रहा है? एनर्जी को ले रहा है, सोलर एनर्जी। ये सोलर एनर्जी है। ओके, तो ये जो लीव्स है
वो क्लोरोफिल लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। वो जो है क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। वो एनर्जी से, सोलर एनर्जी से क्लोरोफिल जो है वो सोलर एनर्जी लीव्स को देता है। लीव्स क्या करता है, उन सोलर एनर्जी को फूड बनाने के लिए हेल्प करता है। अब लीव्स जो है एक और काम करता है कि वो करता है कार्बन डाइऑक्साइड भी हवा से ले लेता है। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड वो हवा से ले लेता है तो वो दो काम कर रहा होता है। अब प्लांट सोचा कि दो हम सारा का सारा काम लीव्स नहीं करवा देंगे तो बाकी तो लीव्स ऐसा भी कर सकता है ना, हमको छोड़ के चल जाएगा। तो जब हमको छोड़ के चल जाएगा तब तो हमको बहुत प्रॉब्लम होगा। तो वो क्या किया कि दो काम सॉइल को भी दे दिया कि तुम भी कुछ काम करो। रूट को दे दिया सॉइल से लेने के लिए, तो तुम भी कुछ काम करो कि लीव्स को ऐसा ना लगे कि सारा का सारा काम लीव्स कर रहा है और रूट को लीव्स छोड़ के चले जाए और फिर प्लांट का तो कुछ नहीं हो पाएगा फिर। तो तुम भी दो काम करो। तो रूट को दे दिया दो काम करने के लिए। अब वो दो काम क्या थे वो भी देख लेते हैं। दो काम जो थे वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने थे। मतलब ज़मीन से, सॉइल से वाटर और मिनरल्स, जो सॉइल में मिनरल्स होते हैं उन मिनरल्स को लेना रहता है और वाटर को लेना रहता है। जिस तरह आप देखे होंगे आपके घर में अगर कोई प्लांट या फिर ट्री होगा तो आपकी मम्मी या पापा होंगे जो करते क्या होंगे कि पानी जो ना वो आपके पेड़ के, आपका जो ट्री है उसके लास्ट में, मतलब साइड में कह सकते हैं, हमारे बेस में देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि वो जानते हैं लीव्स में दे के फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लीव्स जो है वो हमारा एनर्जी, लीव्स को पानी चाहिए नहीं, क्योंकि लीव्स थोड़ी ना पानी लेता है और देता है प्लांट को। प्लांट जो है वो तो वाटर सॉइल से लेता है। तो इसीलिए आपके मम्मी पापा जो हैं वो ट्री के बेस में, मतलब रूट के पास आपका सॉइल में डालते हैं आपका पानी, ना कि लीव्स पे। तो दिस प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड बाय द प्लांट्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब जो प्लांट से फूड प्रिपेयर हो रहा है उसे हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब ये जो है वो कैसे बन रहा है, अब कार्बन डाइऑक्साइड पहले लिया, फिर वाटर लिया, फिर क्लोरोफिल जो आया, मतलब सनलाइट जो लिया, क्लोरोफिल वो मिला। वो जब ये तीनों ऐड हो गया तो बना हमारा खाना जिसका नाम है ग्लूकोज। और वो खाना क्या है? कार्बोहाइड्रेट। और जिस तरह आपके घर में एक गैस स्टोव होगा, एक एलपीजी गैस होगा और कुछ बनाने के इक्विपमेंट्स होंगे, मतलब खाना बनाने के इक्विपमेंट्स होंगे। तो पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब एलपीजी गैस जो है वो डाला गया। अब आपका गैस स्टोव में ये सनलाइट डाला गया, तो मतलब आग लगाया गया, ये फायर किया गया। अब जब फायर किया गया तो उस खाना में वाटर मिलाया गया, उस मतलब कढ़ाई डाला गया, उसमें वाटर डाला गया। अब जब खाना बना तो वो खाना जो बना वो कार्बोहाइड्रेट बना और ग्लूकोज उसका नाम रख दिया गया। अब जब बन रहा था खाना तो कार्बन डाइऑक्साइड जो था ना वो यूज़ हुआ और बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड से जो खराब चीज़ निकल गया उससे वो हम लोग ऑक्सीजन, वो प्लांट के लिए खराब चीज़ था तो वो उसे निकाल दिया और उसे बाहर फेंक दिया। कि जो काम, मतलब आप ही देखिएगा, आपका जो काम का सामान नहीं होगा आप उसको बाहर फेंकते होंगे घर से। तो उसी तरह एक प्लांट जो है वो अपने घर से, मतलब अपने प्लांट से अपना मतलब वो ऑक्सीजन जो है वो बाहर भेज देता है, क्योंकि उसके काम का नहीं होता है ऑक्सीजन। जब उसके काम का नहीं होता है वो बाहर भेज देता है। उसी तरह जैसा हम ऐसा सामान जो हमारे काम का नहीं है उसे हम बाहर भेज देते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब इसे फोटोसिंथेसिस की बात हो गई। अब इस फोटोसिंथेसिस को ग्रीन प्लांट्स विच प्रिपेयर देयर ओन फूड ग्लूकोज आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। तो ऐसे ग्रीन प्लांट्स जो अपना खाना खुद ही बनाते हैं जिसका नाम है ग्लूकोज, उससे हम लोग कहते हैं प्रोड्यूसर्स। मतलब प्रोड्यूसर्स का मतलब होता है प्रोड्यूस करना मतलब बनाना। तो ग्रीन प्लांट्स जब हमारा खाना बना रहा है तो ये भी हमारा ग्रीन प्लांट्स जब प्रोड्यूसर्स कहला गया। अब इसे हम लोग ऑटोट्रॉफ भी कहते हैं। ऑटो मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉफ मतलब होता है फूड। तो जो चीज़ सेल्फ मतलब खुद से खाना बनाता है उसे हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉफ। अब देखेंगे दूसरा चीज़ है हमारा एनिमल, जिसे हम लोग कहते हैं कंज्यूमर। एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे हैव टू डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। तो एनिमल्स जो है ना वो खुद खाना नहीं बनाते हैं। एनिमल्स जो है वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। वो क्या करते हैं,
वो अपने खाना के लिए दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड होते हैं। अब कैसे रहते हैं भाई? क्योंकि वो खुद तो खाना बनाते नहीं है, तो दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहता है। पर आप तो कहोगे नहीं है, मेरी मम्मी तो डेली खाना बनाती हैं, अब मेरे घर में डेली खाना बनता है, तो ये तो गलत बोल रहे हैं। पर नहीं, जब गलत मतलब वो कैसे गलत कह सकता है? और क्यों भी कहे? क्योंकि आपकी मम्मी जो खाना बना रही हैं वो खाना भी तो प्लांट से ही आ रहा है। वो जो खाना आप लाते हैं, वेजिटेबल्स लाते हैं और भी कुछ लाते हैं, तो वो सब सारे के सारे तो प्लांट से ही बन रहे हैं। तो सारे के सारे जब प्लांट से ही बन रहे हैं, तो हम कैसे कहें भाई कि हमारा जो खाना है वो हम बना रहे हैं? सारे के सारे तो खाना इनडायरेक्टली भी हमारे पेट में जो खाना जा रहा है वो हमारा प्लांट्स का ही है। और हम जो फ्रूट्स खाते हैं वो भी डायरेक्टली हमारे पेट में जा रहा है, वो भी प्लांट्स का ही है। इसका मतलब हम जो खाना खाते हैं वो प्लांट्स का है। मतलब हम कंज्यूमर्स हैं। कंज्यूमर मतलब जो कंज्यूम करता है, कंज्यूम करना मतलब जो लेता है। और हेटेरोट्रॉफ्स का मतलब भी यही होता है, अदर। तो हेट्रो का मतलब होता है अदर, मतलब किसी और का खाना, किसी और का। और ट्रॉफ का मतलब होता है फूड। तो किसी और का खाना जो हम लोग खाते हैं उसे हम लोग कहते हैं हेट्रोट्रॉफ। अब समझ में आ गया हम लोगों को कि कंज्यूमर्स क्या होता है। अब देखते हैं इधर। ऑल प्लांट्स feed on green plant on all animals feed on green plants आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब ये बात तो हम लोग अभी कहे ना कि हम लोग खाना डायरेक्टली भी, प्लांट्स का खाना जो हम लोग डायरेक्टली भी खाते हैं वेजिटेबल्स के रूप में, और डायरेक्टली खाते हैं फ्रूट के रूप में, और इनडायरेक्टली खाते हैं वेजिटेबल्स के रूप में। एनिमल्स लाइक कैटल। अब उसी तरह एनिमल्स लाइक कैटल एंड गॉड। जो कैटल होते हैं और गॉड जो होते हैं वो डायरेक्टली प्लांट्स को ईट करते हैं। प्लांट्स को डायरेक्टली ईट कैसे करते हैं? मतलब वो ग्रास को खाते हैं और फॉडर को खाते हैं। ग्रास जो हमारे घास फूस, आपने ये सुना होगा, और फॉडर होगा अगर आप कहीं दूध लाने जाते हैं या फिर आपके मम्मी पापा कहीं दूध लाने जाते हैं और साथ में आपने कभी गया है, तो आपने देखा होगा कि जब वो गाय खाना कुछ खा रहा होता है, वो खाना किसी कंटेनर में खा रहा होता है, और वो खाना जो खा रहा होता है वो उसे हम लोग कहते हैं चारा, और वही चारा को हम लोग कहते हैं फॉडर। तो अब यहाँ पे समझ में आ गया फॉडर क्या है। दे आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर्स एंड हर्बीवोर्स। तो जो एनिमल प्लांट्स को खाता है डायरेक्टली, जैसे ग्रास और फॉडर, उसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर और हर्बीवोर। ऐसे जानवर को हम लोग हर प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं और हर्बीवोर कहते हैं। अब तो और क्या कहते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर इसे कहा, तो आगे क्या कहते हैं? एनिमल्स लाइक टाइगर एंड लायन फीड ऑन दीज हार्बीवोर्स। इन अदर वर्ड्स दे हंट एंड ईट कैटल, गॉड एटसेट्रा। Such consumers which feed on plants indirectly are called secondary consumers। अब देखिए, एनिमल्स जैसे टाइगर, लायन, ये सब जो है वो ये ग्रास फॉडर ये सब तो नहीं खाते हैं, पर कैसे खाते हैं? ये किसी और एनिमल पे फीड करते हैं, मतलब किसी और एनिमल को खाते हैं, और वो एनिमल जो है वो हमारा ग्रास फॉडर खाया हुआ है। तो इनडायरेक्टली हमारे लायन और टाइगर क्या खा रहे हैं? हमारे लायन और टाइगर जो हैं वो प्लांट्स को खा रहे हैं, क्योंकि वो ग्रास फॉडर को नहीं खा रहे, पर ऐसे एनिमल को खा रहे हैं जो ग्रास फॉडर खाया, तो वो भी तो ग्रास फॉडर खा लिए। उसी तरह इसीलिए जो ऐसे कंज्यूमर्स होते हैं जो प्लांट्स को डायरेक्टली नहीं खाते हैं, इसीलिए इन कंज्यूमर्स को हम लोग सेकेंडरी कंज्यूमर्स और कार्निवोर्स कहते हैं। देयर आर some animals which food there are some animals which fed on both producers as well as the primary consumers. They are called omnivorous। तो ऐसे एनिमल्स, तो अब ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जो दोनों को ही फीड करते हैं। वो लोग ऐसे जानवर को खाते हैं जो पहले से प्लांट खाया है, और या फिर ऐसे जानवर खाते हैं जो ऐसे जानवर खाया वो प्लांट खाया था। मतलब कि वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को भी खाते हैं, वो इन्हें भी खा लेते हैं, और वो इन्हें भी खा लेते हैं। मतलब प्राइमरी कंज्यूमर्स को भी खा लेते हैं और सेकेंडरी को भी खा लेते हैं। मतलब
और वैसे और वैसे मतलब वैसे एनिमल्स जो इन दोनों को खा लेते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों, मतलब कार्निवोरस और हर्बिवोरस दोनों, इस तो उन एनिमल्स को हम लोग ऑमनिवोरस कहते हैं। जैसे बियर्स, पिग्स, यहाँ पे दिख रहा है पिक्चर में बियर है, तो यहाँ बियर्स, पिग्स, रैट, ये सब, क्रो, ये सब जो है ना वो हमारे ऑमनिवोरस के एग्जाम्पल है, जो लोग कार्निवोरस को भी खा लेते हैं और हर्बिवोरस को भी खा लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजर्स, microorganisms decomposes in addition to produce and consumer to producers and consumers. There are some organisms which derive their food from dead and decaying plants and animals. क्या बात हुई भाई। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो आपने सुना होगा, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमें नेकड आई से नहीं दिखते हैं, मतलब हमारे नॉर्मल आई से नहीं दिखते हैं, उसके लिए उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। अब ये लोग जो होते हैं ना, ये लोग प्रोड्यूसर और कंज्यूमर से भी बढ़कर होते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि जो एनिमल्स मर चुके हैं, जो सड़ चुके हैं, उन एनिमल्स पे ये क्या करते हैं, डिराइव करते हैं, खाना खाने जाते हैं, उन एनिमल्स को खाने जाते हैं, और इसीलिए इन्हें डिकम्पोजर्स भी कहा जाता है। इसलिए इन्हें डिकम्पोजर्स भी कहा जाता है। डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन द डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू मिनरल्स। तो ये लोग जो डिकम्पोजर्स है ना, वो पहले तो वो जो सड़ गया है, मतलब हमारा आपका फूड भी हो गया या फिर एनिमल्स हो गया जो मर गया है, सड़ गया है, और अब वो उन्हें मतलब वो सड़ चुका है, तब जब सड़ चुका है तो उन पे वो फीड करेंगे, और वो फीड करेंगे, उसका जितना भी न्यूट्रिएंट्स है, जो उनके काम की चीज़ है, वो सब निकाल लेंगे उससे, और बाकी मिनरल्स जो बाकी रहेगा, जो बचा रहेगा, वो उसमें छोड़ देंगे। और जब ये छोड़ देंगे दीज मिनरल्स गेट मिक्सड विद द सॉइल एंड देन अगेन यूज्ड बाय द प्लांट्स। तो पहले हमने सुना था कि मिनरल्स और वाटर लिया जाता है प्लांट से, है ना। अब जब वाटर और मिनरल्स प्लांट लेता है तो वो यूज़ कर लेता है इतने बड़े प्रोसेस के साथ, उसका जो खाना है वो डिकम्पोजर्स के पास जाता है। अब वो डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, मिनरल्स को निकाल कर रख देते हैं, मिनरल्स को छोड़ के बाकी सारी की सारी न्यूट्रिएंट्स जो होती हैं वो सड़े हुए सामान में, मतलब सड़े हुए फूड में या फिर एनिमल्स में वो छोड़ देता है, और वो जब छूट जाता है तो वो मिनरल्स फिर से सॉइल में मिल जाता है। अब जब फिर से सॉइल में मिला तो फिर से वो प्लांट्स वहाँ उगा, तो उसमें फिर से वो मिनरल्स यूज़ हुआ। अब जब मिनरल्स फिर से यूज़ हुआ तो ये फिर से वही होगा, फिर से उतने बड़े प्रोसेस के साथ जाके उस फ्रूट के साथ जाके, मतलब उस फूड या फिर उस एनिमल्स के साथ जाके मिल जाएगा, और वो जब डिकम्पोजर्स खाएंगे फिर मिनरल्स छोड़ देंगे। तो इस तरह करते करते ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस गोल 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 घूमेगा। और जब ये पूरा प्रोसेस गोल गोल घूमेगा, इसलिए हम इसे कहेंगे रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स। रिसाइकलिंग मतलब, रिसाइकल मतलब एक ही चीज़ को फिर से यूज़ करना, रीयूज़, और रिसाइकलिंग उसी को बार बार रिसाइकल करना, वो हमारा हो गया रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स। अब फंजाई एंड बैक्टीरिया आर द ऑर्गेनिज्म दैट हेल्प इन डिकम्पोजिशन। तो बैक्टीरिया और फंजाई जो हैं वो ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो डिकम्पोजिशन के लिए हेल्प करते हैं। These are so small that they cannot be seen with the naked eyes। मैंने अभी बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें अपने नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता, मतलब अपनी असली आँखों से नहीं देखा जा सकता और इसीलिए उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। माइक्रो मतलब छोटा, और ऑर्गेनिज्म मतलब तो ऑर्गेनिज्म है ना। ऑर्गेनिज्म मतलब तो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ऑर्गेनिज्म होता है वो बॉडी, मतलब वो कोई एनिमल हो सकता है, वो प्लांट्स हो सकता है, और भी कुछ भी हो सकता है। ऑर्गेनिज्म ऐसी चीज़ जो लिविंग होते हैं, मतलब जो जीते हैं, उन्हें हम लोग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो एनिमल्स एंड बर्ड्स लाइक जैकल्स, क्रोज, वल्चर्स एंड काइट्स कंज्यूम डेड बॉडीज। तो एनिमल्स में भी आते हैं कुछ बर्ड्स, लाइक एनिमल और बर्ड्स जो होते हैं वो जैकल्स, क्रो, वल्चर्स एंड काइट्स कंज्यूम डेड बॉडीज। तो ये सब भी डेड बॉडीज़ को कंज्यूम करते हैं।
एनिमल्स का, ठीक है। दिस प्रोसेस हेल्प्स इन कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन। ये इस प्रोसेस जो है ना, इसके कारण हमारा जो एनवायरनमेंट है वो क्लीन रहता है। दे आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। अब ये एनिमल्स जो है, क्योंकि जो सड़ गया, जो खराब हो गया, उस पर तो फंगस आ जाते हैं, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आके उसको साफ कर देते हैं। पर जो ऐसे और कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं और बर्ड्स भी ऐसे होते हैं जो मरे हुए मतलब डेड बॉडीज पे वो जाकर डेड बॉडीज को खाते हैं, ठीक है। तो और इसके कारण ये जब डेड बॉडीज को खाते हैं अभी, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो है नहीं, ये तो है हमारे ये हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये हमारे क्या है, एनिमल्स और बर्ड्स हैं, इसलिए इन्हें हम लोग स्कैवेंजर्स कहते हैं। और इस प्रोसेस के कारण ये जो लगातार प्रोसेस चल रहा है डिकम्पोजिशन का, या तो स्कैवेंजर्स से या फिर डिकम्पोजर्स से, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मतलब, तो ये सारे के सारे प्रोसेस में हमारा एनवायरनमेंट जो वो क्लीन हो रहा है। और डू यू नो इफ डेड एंड ऑर्गेनिज्म आर नॉट डिकम्पोज्ड देयर नंबर विल बी इंक्रीजिंग एंड देयर विल बी नो स्पेस लेफ्ट फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर ये प्रोसेस नहीं होता, डिकम्पोजर्स नहीं होते हमारे, और जो हमारा जो डेड ऑर्गेनिज्म है वो डिकम्पोज नहीं होता, तो ये नंबर बढ़ते 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 ऐसा होता कि हमारा जो अर्थ है ना वो फुल्ली बस डेड ऑर्गेनिज्म से ही भरा रहता, और वहाँ पे कोई जगह नहीं बचती एक जीने वाले आदमी के लिए, मतलब ऐसे आदमी के लिए जो जी रहा है, जो जिंदगी जी रहा है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। सम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन एयर वाटर एंड सॉइल कैन कॉज वेरियस डिजीजेस। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एयर में प्रेजेंट होता है, वाटर में प्रेजेंट होते हैं, सॉइल में प्रेजेंट होता है, और जो दिखते भी नहीं है हमें, वो सब हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, वो हमें डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। और कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके कारण हमारा फ़ायदा ही होता है। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, हम ऐसे बता देते हैं आप लोगों को कि एक जू है, ये जू है, उसका एक इंचार्ज है, उस इंचार्ज मतलब ये रखने वाला जो जू है, जो जानवरों को रखता है, जू में जो जानवर रखने वाले होते हैं, उन लोगों को कहा गया कि हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ऑमनिवोर्स, ये 3 टाइप के हमारे जू में एनिमल्स हैं। अब इन सारे एनिमल्स को अलग अलग कर दो कि कार्निवोर्स जो वो हर्बीवोर्स पे नहीं अटैक करेगा, ऑमनिवोर्स जो कार्निवोर्स और हर्बीवोर्स दोनों में से किसी पे अटैक नहीं करेगा। तो इसके लिए हमारे इन जो लेबर हैं वो क्या किए, वो सारे को एक दूसरे मतलब डिवाइड कर दिया, मैं ऐसा कह रहा हूँ, पर आप लोगों को ये कर लेना है, ये मेरी तरफ से होमवर्क है। देयर आर certain materials they cannot be decomposed in nature. Now let us perform the following activity. तो कुछ कुछ ऐसे भी मटेरियल्स हैं जो डिकम्पोज नहीं हो सकते हैं। अब कैसे नहीं हो सकते हैं वो हम लोग जानते हैं। टेक सम पीसेस ऑफ न्यूज़पेपर, पीस ऑफ क्लॉथ एंड यूज प्लास्टिक बैग्स। तो न्यूज़पेपर लो, कपड़े का पीस लो एक, और एक प्लास्टिक बैग लो, तो उन सबको सॉइल के अंदर डाल दो, ठीक है, इन द सॉइल। आफ्टर 1 month डिग अप द सॉइल एंड चेक द 3 थिंग्स। तो जो हमने तीनों के तीनों सामान डाले थे ना, एक महीने के बाद उन तीनों चीज़ को देखो, तो आप देखोगे, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, द प्लास्टिक बैग शोज नो चेंज एंड इट इज़ इन द सेम कंडीशन। तो आप जब सबसे पहले निकालोगे तो सबसे पहले आप देखोगे कि प्लास्टिक बैग जो है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, वो जैसा डाला था वैसा का वैसा ही है, एज वेन इट वॉज बरीड। अब अगर उसमें तुम अब इसके मतलब बरी होने के बाद भी ये इस टाइप का है। पेपर एंड क्लॉथ हैव चेंज एंड पार्शियली डिकम्पोज्ड। तो पेपर जो है वो एकदम पेपर और क्लोथ जो है वो पार्सली डिकम्पोज हुआ है। वाई हैज़ दिस डिफरेंस इन दिस मटेरियल अकर्ड? दिस इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द एक्शंस ऑफ डिकम्पोजर्स ऑन देम। तो हमने देखा कि प्लास्टिक जो था वो जैसा डाला था वैसा का वैसा ही है, और
पेपर और क्लोथ में थोड़ा बहुत का अंतर हुआ है, मतलब थोड़ा बहुत डिकम्पोज हुआ है और थोड़ा बहुत बचा हुआ भी है। तो ऐसा डिफरेंस हमें देखने को क्यों मिला, जबकि तीनों के तीनों तो मटेरियल्स है। तो हम लोग उसके बारे में जानेंगे। वी ऑब्जर्व दैट पेपर एंड क्लोथ आर बायोडिग्रेडेबल। बायो मतलब लिविंग एंड ऑर्गेनिज्म, बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, और डिग्रेडेबल मतलब डिकम्पोजेबल। तो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स वैसे मटेरियल्स होते हैं जो जो these materials are when can be broken down into simpler substance by microorganism. Plastic is non-biodegradable, that is it cannot be broken down into substance by microorganism. क्या मतलब समझा हमने, है ना। तो बायोडिग्रेडेबल ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो मटेरियल्स डिकम्पोजर्स मतलब हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिकम्पोज किए जा सकते हैं। जिस तरह बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म और डिग्रेडेबल का मतलब होता है डिकम्पोजेबल। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा जो डिकम्पोजेबल हो, जो डिकम्पोज हो सके। और उसके एग्जांपल है हमारे पेपर क्लॉथ्स, जो बहुत क्योंकि वो लोग मतलब थोड़ा बहुत का अंतर था कि नहीं हुआ था, बाकी सब उन लोगों में सब कुछ हो गया था। बट प्लास्टिक जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल है, क्योंकि वो जब ब्रेक एंड डाउन छोटे छोटे पीसेस में नहीं होता है, नहीं टूटता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। अभी क्यों नहीं होता वो भी देखते हैं। प्लास्टिक एंड अदर मटेरियल्स अफेक्ट द एनवायरमेंट एडवर्सली। जो प्लास्टिक और अदर मटेरियल्स हैं वो एनवायरमेंट को एडवर्सली इफेक्ट करते हैं। एडवर्सली मतलब ऑपोजिट, मतलब एनवायरमेंट से बनते हैं, एनवायरमेंट को ये इफेक्ट करते हैं। अब कैसे करते हैं। दिस एक्यूमुलेशन इन द सेवरेज सिस्टम लीड्स टू ब्लॉकिंग ऑफ ड्रेन्स इन आवर सोसाइटीज़। तो प्लास्टिक जो है वो ऐसे मटेरियल जो ये नहीं मतलब डिकम्पोज नहीं हो सकता है। अब जब डिकम्पोज नहीं हो सकते हैं तो जो हमारे नाली मतलब सीवरेज सिस्टम जो हमारा है ना, वो हमारे घर से जो टंकी से मतलब हमारे जो घर का जो बाथरूम यूज़ होता है ना, वो उससे जो पानी निकलता है ना, उसे हम लोग सीवरेज सिस्टम कहते हैं। अब ये जो प्लास्टिक है उससे अब वहाँ जाके हमारे घर का जो पाइप है जिससे हम लोग का पानी निकल रहा है, वो पाइप में जाके फंस जाता है। अब इसके कारण होता है हमारा सीवरेज सिस्टम में ब्लॉकिंग हो जाता है। अब उसके कारण हमारा जो ड्रेन्स है वो हमारा ब्लॉक हो जाता है। ड्रेन्स क्या होता है, ड्रेन्स जो होता है जो पानी जम जाता है, वो जब ब्लॉक हो गया, जब पानी वहाँ पे जमने लग गया, अब इसके कारण जो होता है हमारा सिटीज़ में गंदगी फैलने लगती है। क्योंकि अब मान लीजिए आप एक ट्रैफिक में मतलब आप एक रास्ते में जा रहे हैं, अचानक से आपको ट्रैफिक लगा था तो आप फंस जाते हैं ना वहाँ पे। अब वहाँ से आप फंसते तो आप जब पीछे की ओर देखते बहुत बड़ी लाइन लगी, बहुत दूर तक है। अब ये लाइन तभी टूटेगी जब आगे वाला साफ़ होगा, आगे वाला रास्ता साफ़ होगा उनके लिए। अब करते 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 बहुत दूर तक चले गए, बहुत दूर। ऐसा भी तो हो सकता है कि ऐसा हो कि अर्थ ही ख़त्म हो जाए। हाँ, हो भी सकता है। तो मतलब ऐसा हो सकता है, और जब ऐसा होगा तो बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए इसी के कारण बर्निंग, अब इसके कारण हमारा जो है सीवरेज सिस्टम में प्रॉब्लम होता है। और अब देखते हैं और भी कुछ प्रॉब्लम होता है। बर्निंग ऑफ प्लास्टिक मटेरियल एड्स टू एयर पॉल्यूशन। अब जब प्लास्टिक मटेरियल्स को हम लोग बर्न कर देते हैं, जला देते हैं, तो वो हमारे एयर पॉल्यूशन वो हमारे एयर में पॉल्यूशन करते हैं, पॉल्यूट करते हैं हमारे एयर को, जो हमारे एयर के लिए सही नहीं है। वी शुड देयरफॉर कन्विंस आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स नॉट टू यूज़ प्लास्टिक बैग्स। तो हमें हमारे कन्विंस का मतलब क्या होता है। कन्विंस का मतलब होता है समझाना, प्रोत्साहित करना। तो हम उन्हें समझाएंगे कि देखिए ऐसा ऐसा होता है, प्लास्टिक बैग्स हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए। जिससे यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो कह रहे हैं सेइंग नो टू प्लास्टिक बैग्स, तो उसी तरह हमें भी करना चाहिए। डू यू नो इन सम सिटीज़ a twin bin system has been introduced for a welfare environment। अब यहाँ पे आपने सुना, आप जानते हैं क्या कि कुछ सिटीज़ में ट्विन बिन सिस्टम होते हैं। ट्विन बिन सिस्टम मतलब डबल सिस्टम, जुड़वा बिन सिस्टम। और जुड़वा बिन सिस्टम मतलब जुड़वा बैन सिस्टम हो गया क्या? नहीं, जुड़वा डस्टबिन सिस्टम। ऐसा सिस्टम होता क्या है, 2 टाइप के डस्टबिन होते हैं।
दो जुड़वा डस्टबिन्स को लाया जाता है। अब ये इन्वायरमेंट के वेलफेयर के लिए लिया जाता है। अब देखेंगे तो ब्लू डस्टबिन्स और ग्रीन डस्टबिन्स होते हैं, ये दोनों जुड़वा डस्टबिन्स जो होते हैं वो होता है ब्लू और ग्रीन डस्टबिन्स, जो हमारे लोकेलिटीज़ में प्लेस होते हैं, जो हमारे सोसाइटीज़ में, कम्युनिटी में, आसपास के कम्युनिटी लोकेलिटी, हमारा कहने का मतलब है लोकल एरियाज में ये प्लेस किए जाते हैं। इन द इन द ब्लू बिन्स नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है। हमारे ब्लू बिन्स में हमें नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डालना रहता है, जो प्लास्टिक, एल्यूमिनियम फॉयल, ग्लास, बैटरीज एट्सेट्रा ये सब आते हैं जो डिस्पोज नहीं हो सकते हैं। और ग्रीन बिन्स में हमें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डालना होता है, जो वेजिटेबल होते हैं, पेपर होते हैं, क्लॉथ होते हैं, कार्डबोर्ड होते हैं, ये सब डिस्पोज हो सकते हैं। ओके, मतलब इसलिए हमें ब्लू बीन्स रख दिया जाता है, वो अलग दिया जाता है, और ग्रीन बीन्स अलग दिया जाता है, जिससे ब्लू बीन्स में वो लोग ब्लू बीन्स के लिए मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल वाले टाइप के मशीन्स यूज़ करेंगे, जिससे वो नॉन बायोडिग्रेडेबल सामान जो है वो हमारा सड़ जाए, और बायोडिग्रेडेबल वाले के लिए बायोडिग्रेडेबल वाला मशीन यूज़ करेंगे, जिससे बायोडिग्रेडेबल चीज़ सड़ जाए। अब इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस It is important for us to segregate biodegradable and non-biodegradable waste and dispose them in an environment friendly way. तो हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है कि हमें जो हमारा बायोडिग्रेडेबल सामान है उसे आइसोलेट कर देना चाहिए, मतलब और मतलब दोनों को ही नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल दोनों ही वेस्ट को हमें सिग्रीगेट करना चाहिए, मतलब सबसे अलग कर देना चाहिए। आइसोलेट करना यही कहना चाह रहा था मैं, मतलब कि सबसे अलग कर देना चाहिए। और उन सबको डिस्पोज कहाँ कर देना चाहिए, एक ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पे कुछ ना हो, और हम अपने इन्वायरमेंट को फ्रेंडली वे कर देना चाहिए। फ्रेंडली वे मतलब हमारे अपने इन्वायरमेंट को अच्छा कर देना चाहिए, अच्छा बनाना चाहिए। द किचन वेस्ट कैन बी पुट इन पिट डग इन गार्डन विच इज देन कवर्ड विथ सॉइल एंड ड्राई लीव्स। तो हमारा जो किचन का जो वेस्ट है उससे हम लोग एक गड्ढे, जो हमारे घर के आसपास में हम लोग रख सकते हैं गड्ढा, उस गड्ढे में हमें अपना किचन का जो वेस्ट है उसमें डाल दें, और उस गड्ढे में एक गड्ढा खोदें, और उस गड्ढे में हम लोग कुछ जो किचन का वेस्ट है हमारा उसे हम लोग डाल दें, और उसे सॉइल से और ड्राई लीव से भर दें। अब जब हम लोग भर देंगे तो देखेंगे कि अगर जब हम लोग भर देंगे तो देखेंगे कि ये जो वेस्ट हैं वो अपॉन this waste in the pit is acted upon by microorganisms and gets covered in the useful compost। तो हम लोग देखेंगे, जब हम लोग ये भर देंगे तो हम लोग देखेंगे ये जो वेस्ट था जो हम लोग गड्ढे में भरा था वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अफेक्ट हो गया, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे कंपोस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब ऐसे यूज़फुल कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं जो हमारे ट्री के लिए कामदायक, मतलब काम के लिए हो, हमारे ट्री के काम के लिए हो। दिस compost can be used for growing healthy plants in the field and gardens। तो ये सब जो कंपोस्ट हमने निकाला वो हमारे प्लांट्स को है, हमारी मतलब ये सब जो कंपोस्ट है हमारे प्लांट्स में जो फील्ड में, हमारे गार्डन और फील्ड में जो प्लांट्स लगे उनके लिए बहुत हेल्दी होता है। In order to hasten the process of compost making, a variety of earthworms called redworms can be mixed with the kitchen waste। तो अगर हम इसे प्रोसेस को बहुत जल्दी बढ़ाना चाहते हैं, मतलब बहुत जल्दी स्पीड में बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें हमारे जो किचन वेस्ट है उसके साथ रेड वर्म्स को भी डाल देना चाहिए। और रेड वर्म्स जो होते हैं वो रेड वर्म्स जो हैं वो हमारे प्रोसेस को और स्पीड बढ़ा देंगे, प्रोसेस में स्पीड बढ़ा देंगे। और ये जो है ना हमारा जो कंपोस्ट है, जो हमारा जो
फर्टिलाइज़र आएगा, हमारा जो कंपोस्ट मतलब वो फर्टिलाइज़र होंगे जो नेचुरल वेस्ट से बने हुए होते हैं, और वो जो कंपोस्ट जो है वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ेगा, मतलब वो जल्दी जल्दी बनेगा, जितना टाइम लिया लेगा नॉर्मल में उससे ज़्यादा जल्दी बनेगा रेड वर्म्स को अगर हम डाल देंगे तो। The process of forming compost with the help of various worms, usually red worms, white worms and other earthworms, is known as vermicomposting. तो ऐसा प्रोसेस जिसमें कंपोस्ट बना मतलब ऐसा प्रोसेस में जिसमें हम लोग कंपोस्ट बनाएंगे, ओहो ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग कंपोस्ट बनाएंगे बहुत सारे तरह तरह के वर्म्स के हेल्प से, जिस तरह हो गए रेड वर्म्स, वाइट वर्म्स एंड अदर अर्थ वर्म, इज नोन एज वर्मी कंपोस्टिंग। और ये सारे वर्म्स के कारण हेल्प से जो हम लोग ये बनाएंगे, इन सारे वर्म्स के हेल्प से जो हम लोग कंपोस्ट बनाएंगे उससे हम लोग वर्मी कंपोस्टिंग का प्रोसेस करेंगे। मतलब ये जो प्रोसेस होगा जिसमें हम लोग बहुत सारे तरह तरह के वर्म्स से बनाएंगे हमारा कंपोस्ट, उसे हम लोग वर्मी कंपोस्टिंग कहेंगे। द वर्मी कंपोस्टिंग इज एन एक्सेलेंट न्यूट्रिएंट रिच ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स एंड सॉइल कंडीशनर। तो वर्मी कंपोस्ट जो होगा ना वो हमारा बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट रिच और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होगा, और सॉइल कंडीशनर भी होगा। सॉइल कंडीशनर मतलब ऐसा सब्सटेंस जो मिलने के बाद ऐसा सॉइल कंडीशनर मतलब ये हो गया कि जो सॉइल को वो एकदम अच्छा बना के रखेगा, गुड क्वालिटी का बना रखेगा, और कुछ नहीं। एक्टिविटी 3 देख लेते हैं। लिस्ट द थिंग्स और आइटम्स यू थ्रो अवे एज अ वेस्ट इन द डस्टबिन। डू यू थिंक सम ऑफ देम कैन बी रिसाइकल, रीयूज्ड और कंपोस्ट? Try to categorize the items in your list into 3 columns under their appropriate heading, which you may find it interesting to note that names some of items can be put in more than one column. तो यहाँ पे रिसाइकल, रीयूज और कंपोस्टेड 3 चीज़ हैं जो हमें हेल्प करते हैं, मतलब जो वेस्ट है ना उन्हें रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं और कंपोस्ट कर सकते हैं। मतलब ऐसे किचन वेस्ट जिनको हम लोग रिसाइकल किया मतलब फिर से उसे बनाया, रीयूज़ मतलब फिर उसी चीज़ से फिर से यूज़ किया, और कंपोस्ट मतलब उस चीज़ को डाल दिया और अब वो यूज़ नहीं होगा फिर से, अब वो यूज़ हुआ किसमें, फर्टिलाइजर्स में, हमारे प्लांट्स के लिए। अब हम लोग बात करते हैं एबायोटिक एनवायरनमेंट की। अब एबायोटिक कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो एबायोटिक कंपोनेंट इंक्लूड फिजिकल कंडीशन एंड नॉन लिविंग मटेरियल दैट अफेक्ट द ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग कंपोनेंट एंड कैन बी इंटरेक्ट विथ ईच अदर। तो एबायोटिक कंपोनेंट वैसे कंपोनेंट होते हैं जो फिजिकल कंडीशंस में नॉन लिविंग मटेरियल होते हैं, जो लोग जी नहीं रहे होते हैं, और फिजिकल कंडीशन में भी होते हैं। कुछ फिजिकल कंडीशन मतलब हमारे जोग्राफिकल, हमारे क्लाइमेटिकल, ये सब जो कंडीशंस थे ना वो हमारे फिजिकल कंडीशंस में आ जाएंगे, और वो फिजिकल कंडीशंस हमारे एबायोटिक में आ जाएंगे। इसलिए हमारे जो जोग्राफिकल क्लाइमेटिकल जो कंडीशंस थे वो हमारे सारे माउंटेनस वाले, प्लेन्स वाले, और हमारे कंडीशन में ये टेम्परेचर वाले ना थे, क्योंकि वो कोल्ड, हॉट, ये सब तो हमारे टेम्परेचर में आ जाएगा। तो ये सब सारे के सारे फिजिकल कंडीशंस थे, और फिजिकल के सारे कंडीशंस कैसे में आते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट में। तो ये सब जो है वो हमारे, ये सब नॉन लिविंग जो थिंग्स है वो हमारे ग्रोथ मेंटेनेंस और रिप्रोडक्शन के लिए हेल्प करते हैं। और ये इसके एग्जांपल्स हैं हमारे वाटर, एयर, लाइट, टेम्परेचर, रॉक्स एटसेट्रा, ऑल एग्जांपल्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। ओके, अब बात कर रहे हैं दिस नॉन लिविंग कंपोनेंट्स फॉर्म द फिजिकल और एबायोटिक कंपोनेंट इन नेचर। तो ये सब जो नॉन लिविंग थिंग्स है ये फिजिकल और एबायोटिक कंपोनेंट बनाते हैं नेचर में। लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल। तो सबसे पहले बात होती है हमारी वाटर की, है ना। सबसे पहले हमें बात हो रही है वाटर की। वाटर इज एसेंशियल फॉर अ सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो वाटर जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे
सर्वाइवल के लिए, हमारे जीने के लिए और हमारे ग्रोथ के लिए। किसके ग्रोथ के लिए? लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए। इट इज़ नीडेड एंड यूज फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग एट्सेट्रा। तो ये सब जो है वो नीड है हमारे पीने के लिए, हमारे डेली यूज़ के लिए, बाथिंग के लिए, कुकिंग के लिए और भी बहुत सारे के लिए। एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। तो एनिमल और प्लांट्स जो है वो बिना वाटर के सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि हमने पढ़ा था प्लांट्स के लिए कि उन्हें खाना बनाने के लिए 4 चीज़ चाहिए होती है। वाटर, क्लोरोफिल से सनलाइट, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स। मतलब ये 4 चीज़ उन्हें खाना बनाने के लिए चाहिए। और उनमें से अगर वाटर एक चीज़ नहीं रहेगा तो उनका खाना सही से नहीं बन पाएगा और वो लोग नहीं जी पाएंगे। तो ये भी हो गई। और प्लांट को तो चाहिए, हमारे एनिमल्स को तो चाहिए ही होती है जीने के लिए। अगर वो नहीं पियेंगे तो उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। इट इज़ यूज फॉर इरीगेशन ऑफ क्रॉप्स। और ये वाटर जो है हमारे क्रॉप्स को इरीगेट करने के लिए यूज़ होता है। ये ज़्यादातर फार्मर्स के, हाँ मतलब ज़्यादातर क्या फार्मर्स के पास ही होता है, ऐसा नहीं है, मतलब नॉर्मल लोग के पास भी होता है, मतलब ज़्यादातर फार्मर्स के पास ही होता है, के काम में ही आता है। अब उन लोगों को खेती करना होता है जो, तो इरिगेट करना उसके, और खेती के में प्लांट्स को पानी चाहिए होता है। जब प्लांट्स को पानी चाहिए होता है तो वो पानी इरिगेट करते हैं क्रॉप्स के लिए। अब ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स नीड वाटर फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़ फॉर देयर लाइफ, ऑफ देयर लाइफ। तो ह्यूमन जो है और अदर एनिमल्स जो हैं वो उन्हें वाटर चाहिए होता है अलग अलग काम करने के लिए उनके लाइफ के। दे ट्राई टू थिंक एंड लिस्ट द वेरियस एक्टिविटीज़ फॉर विच वी यूज़ वाटर। सोचिए और पता कीजिए कि ऐसे कौन कौन वेरियस एक्टिविटीज़ हैं, कौन कौन ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जो हमारे वाटर के यूज़ में आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अ वे टू कलेक्ट रेन वाटर व्हेन इट रेन्स। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो एक ऐसा वे है जिसमें हम लोग रेन वाटर को कलेक्ट करते हैं जब बारिश हो रही होती है, मतलब बारिश की पानी को बारिश के समय में कलेक्ट कर लेते हैं। रेन वाटर कैन बी स्टोर्ड एबव द ग्राउंड एंड और अंडर द ग्राउंड। तो रेन वाटर जो है वो स्टोर किया जा सकता है ग्राउंड के ऊपर भी और ग्राउंड के नीचे भी, एंड देन यूज लेटर, बाद में उसे यूज़ किया जा सकता है। दिस हैपन्स नेचुरली इन ओपन एंड रूरल एरियाज। तो ये जो है वो नेचुरली यूज़ होता है और रूरल एरियाज में ज़्यादा होता है, मतलब गांव वाले विलेजेस वाले एरिया में ज़्यादा होता है। हाउएवर इन कंजेस्टेड मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ वी नीड टू क्रिएट मेथड टू कैप्चर रेन वाटर। पर और जिस तरह मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जैसा दिल्ली हो गया, हमारे मुंबई हो गई, वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मेट्रो चलती है। तो ये सब में ना ये सब कंजेस्टेड सिटीज़ है। यहाँ छोटा सा सिटीज़ और भर भर के यहाँ पे घर हैं। अब यहाँ पे ना पानी की कमी हो जाती है आदमी की क्योंकि घर है तो आदमी है, जब आदमी है तो उनके लिए पानी भी चाहिए, और पानी यहाँ पे घट जाती है क्योंकि सिटी जो छोटा है तो पानी भी ज़्यादा उतना होता नहीं है। तो इस ऐसे सिटीज़ के लिए हमें रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूज़ करना चाहिए। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये होता है इन वन सच अ मैथड Here rainwater can be collected at the रूफ के टॉप पे, ठीक है। तो यहाँ ये ऐसा मेथड है जहाँ पे रेन वाटर जो है ना उसे कलेक्ट किया जाता है रूफ के टॉप पे, मतलब हमारे घर का जो रूफ हुआ वो सबसे ऊपर वाला एरिया, वहाँ उसके टॉप पे हम लोग इसे कलेक्ट करते हैं, या फिर कह सकते हैं टेरेस ऑफ हाउसेस, मतलब हमारे घर का छत पे ये कलेक्ट किया जाता है। थ्रू पाइप्स दिस वाटर कैन बी ट्रांसफर टू टैंक्स, पिट्स और स्मॉल वेल्स। तो ये सब जो है ना वो पानी जो हमारे छत पे रखा, मतलब जमा कर लिया गया, उस पानी को हम लोग क्या करते हैं टैंक्स में डाल देते हैं, पाइप के हेल्प से टैंक्स में डाल देते हैं, गड्ढे में डाल देते हैं और वेल्स में डाल देते हैं। सिंस द वाटर इज़ वेरी लाइकली टू गेट इम्प्योर। पर हाँ, ये वाटर थोड़ा सा इम्प्योर तो होगा। इट शुड बी यूज फॉर हाउस होल्ड पर्पज ओनली फॉर फिल्ट्रेशन एंड प्योरिफिकेशन। तो ये ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये हमारे
और बाकी काम में तो यूज़ हो सकता है। ऐसा तो नहीं है कि हमारा जो वाटर है वो ये यूज़ ही नहीं हो सकता, गंदा पानी भी यूज़ नहीं हो सकता। अरे हम लोग थोड़ा सा ही गंदा होगा, ऐसा थोड़ी ना गंदा होगा कि एकदम ही गंदा होगा, एकदम काला लगेगा पानी। तो इसीलिए इस मेथड से हम लोग रेन वाटर मेथड से हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड से हम लोग पानी का बचत कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। अब मान लीजिए अब इसका यूज़ कहाँ कीजिएगा, तो वो हर जो पानी आया हमारे वेल्स में गया उसको हम आपके ये कुकिंग के लिए ले लेते हैं, आपके नहाने के लिए बाथिंग के लिए ले सकते हैं, आपके कार वॉश के लिए ले सकते हैं, आपके प्लांट्स गार्डनिंग के लिए ले सकते हैं क्योंकि प्लांट्स को पानी चाहिए होती है तो वहाँ दे सकते हैं आप। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों पे आप दे सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैन बी सप्लीमेंट द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इन सिटीज एंड रेज द सब सॉइल वाटर लेवल। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है ना वो हमारा कैन सप्लीमेंट द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, तो वो सप्लीमेंट कर देता है रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर का। अब सप्लीमेंट क्या होता है भाई, तो सप्लीमेंट जो होता है वो एज समथिंग ऐसा चीज़ जो किसी और दूसरे पे ऐड हो जाए। अब ये जो है वो इसके कारण ये हमारे जो रेन वाटर पहले से वाटर का रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर ऐड कर दिया हमने, तो ये जो है ना सब सॉइल वाटर लेवल, जो हमारा वाटर लेवल है वो सब सॉइल वाटर बढ़ जाता है। दिस कैन हेल्प इन मेंटेनिंग एंड इंक्रीजिंग ग्रीनरी इन अर्बन एरियाज। तो ये जो है ना हमारे अर्बन एरियाज में ग्रीनरी को मेंटेन करने के लिए और इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए हेल्प कर सकता है। इफ रेन वाटर इज कलेक्टेड, रेन वाटर को अगर हम कलेक्ट कर लेते हैं, इट फ्लोज डाउन टू द रिवर सिचुएटेड फार अवे थ्रू द ड्रेन्स एंड इज डज नॉट अवेलेबल फॉर इमीडिएट यूज। तो इस तरह जो रेन वाटर है वो नहीं कलेक्ट करते हैं तो वो फ्लो डाउन हो जाएगा, रिवर्स में चल जाएगा और वो भी बढ़ उड़ के इमीडिएट यूज़ के लिए तो नहीं हो पाएगा, पर हाँ रिवर्स में चल जाएगा तो हमारे ही यूज़ के लिए आएगा या फिर किसी और के यूज़ के लिए आएगा, तो वो भी कोई गलत चीज़ नहीं है। रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द रोड और कंक्रीट एरियाज गोज इनटू द ड्रेन्स। तो आपने देखा होगा कि ऐसे रेन वाटर्स जो कंक्रीट पे मतलब सीमेंटेड एरियाज में जाते हैं, वो कंक्रीट मतलब सीमेंटेड एरियाज जो होते हैं, और वो अगर सीमेंटेड एरियाज में जाते हैं तो वो ड्रेन होते हैं मतलब ड्राई होते हैं, वो खींच लिए जाते हैं। अब खींचे कहाँ से जाते हैं, जब सीमेंटेड एरिया तो वहाँ पर खींचे कहाँ, कौन खींचेगा, कौन कोई आदमी आके क्या खींच लेगा, नहीं। तो वहाँ पे सीमेंटेड एरियाज में हल्का हल्का छोटा छोटा डॉट्स होते हैं, होल होते हैं, मतलब डॉट्स टाइप के होल होते हैं। अब उन डॉट्स टाइप के होल्स में से ये जो पानी है ना वो पास होता है, जिसके कारण वहाँ पे पानी जमा हुआ भी नहीं रहता है और पानी अंदर भी चल जाता है, ड्राई भी होता है और ज़्यादा पानी भरा हुआ भी नहीं लगता, क्योंकि छोटा छोटा होल्स है तो वो छोटा कम कर करके जाता है, लगातार एक बार में नहीं चल जाता, जिसके कारण वो हमारा कहीं देखा होगा गड्ढा टाइप का जहाँ पे होता है वो पूरा भर जाता है, वो उस टाइप का भी नहीं होता है। पर हाँ the rainwater that falls on the untreated ground seeps into the ground recharging the groundwater। तो ऐसा होने लगता है कि और ऐसे रेन वाटर जो हमारे अनट्रेटेड ग्राउंड पे जाते हैं, मतलब जहाँ पे मिट्टी है मतलब बालू है, अब वो वाले एरिया में गए और वहाँ पे हल्का गड्ढा हो गया, अब मतलब डीप छोटा सा हल्का सा गड्ढा हो गया तो वो समय भर गया। अब वो जो एरिया है वो वहाँ पे आप चला नहीं पाएंगे। अब और ऐसा एरियाज होता है मतलब पूरा भर जाता है पानी, तो अब वहाँ पे चलना मुश्किल हो आता है। तो ऐसे एरियाज भी हो जाते हैं पानी के कारण। अब इनिशिएटिव वाटर कलेक्शन मेथड नीड टू बी यूज्ड इन डिफरेंट एरियाज टू कलेक्ट एंड यूज रेन वाटर। इनिशिएटिव वाटर कलेक्शन मेथड्स जो होते हैं ना, कुछ मेथड्स जो होते हैं वाटर कलेक्ट करने के लिए, उन्हें हमें यूज़ करना चाहिए हमारे वाटर को कलेक्ट करने के लिए, रेन वाटर को। ओके, अब एक्टिविटी 4 देखते हैं। थिंक ऑफ सम इनिशिएटिव वेज टू बाय विच वी यूज ऑफ वाटर एंड इट्स वेस्टेज कैन बी मिनिमाइज्ड एट स्कूल एंड एट होम। तो हमें कुछ ऐसे वेज भी देखने चाहिए जिससे हमारा जो पानी का जो वेस्टेज हो ना उसे हम लोग कम कर सके, मिनिमाइज कर सके हमारे स्कूल में या फिर हमारे होम में, घर में। इंटरेक्ट विथ योर फ्रेंड्स, नेबर्स एंड फैमिली मेम्बर्स, मेक अ पोस्टर ऑन हार्वेस्ट वाटर टू हार्नेस
लाइफ। तो आप अपने दोस्तों से मिलिए और या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स से मिलिए और एक पोस्टर बनाइए जिसका नाम रखिए हार्वेस्ट वाटर टू हार्नेस लाइफ, और ये अपने घर के आसपास लगाइए, अपने घर के गेट पे लगाइए और अपने स्कूल में नोटिस बोर्ड ये सब पे लगाइए और सबको बताइए कि हमारा लाइफ बचाना, हम अगर लाइफ को हम अपने वाटर को बचाएंगे तभी हम अपने लाइफ को बचाएंगे। सेव वाटर सेव लाइफ, ये भी आपने सुना है। तो अभी हम लोग एयर पे अब आते हैं। तो वी नो डैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एयर फॉर देयर सर्वाइवल। तो हम लोग ये जानते हैं कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को एयर चाहिए होता है उनके सर्वाइवल के लिए। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड द इम्पोर्टेंट गैसेस प्रेजेंट इन एयर। तो एयर जो है मिक्सचर है बहुत सारे गैसेस का, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ये सब जो है वो मतलब इंपॉर्टेंट गैसेस है, इसलिए बोल दिया। प्लांट्स एंड एनिमल्स यूज ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, प्लांट्स कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस एंड रिलीज ऑक्सीजन बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। तो प्लांट्स जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स जब वो ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करते हैं, प्लांट्स जब वो कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करता है फोटोसिंथेसिस के लिए और रिलीज करता है हमारा ऑक्सीजन, जो हमने बताया था कि उसका जो वेस्ट वाला मटेरियल होता है वो ऑक्सीजन पे को वो ऑक्सीजन होता है और वो ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता है। और जब वो बाहर निकालता है तो वो पूरे एटमॉस्फेयर में फैल जाता है फिर से। मेनी beside oxygen, nitrogen and carbon dioxide, small amounts of other gases, very many bacteria and viruses and dusts are present in clean air. Clean air is essential. क्लीन एयर, अब देखिए, बिसाइड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, अब ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा स्मॉल अमाउंट्स ऑफ अदर गैसेस, बहुत सारे अदर गैसेस भी होते हैं, बहुत कम मात्रा में होते हैं इसलिए नाम नहीं लिया जा रहा, पर वो सब भी होते हैं। वेरी मेनी बैक्टीरिया एंड वायरसेस एंड डस्ट आर ऑल्सो प्रेजेंट इन एयर। अब ये सब तो होते ही हैं अब ये सब थोड़े से गैसेस तो होते ही हमारे एयर में, वहाँ पे बैक्टीरियाज भी होते हैं, वायरसेस भी होते हैं और डस्ट भी होते हैं हमारे एयर में फैले हुए। इसलिए क्लीन एयर इज एसेंशियल फॉर आवर हेल्थ एज इट प्रोवाइड द ऑक्सीजन दैट इज नेसेसरी टू सस्टेन लाइफ। तो इसीलिए हमें अपने एयर को क्लीन रखना चाहिए, जो हमारे अच्छे हेल्थ के लिए ज़रूरी है। और क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो हमें ज़रूरी है हमारे लाइफ को जीने के लिए, और ऑक्सीजन तो हमारे एयर से ही मिलते हैं। अब लाइट की तरफ बढ़ेंगे। तो नेचुरल लाइट इज प्रोवाइडेड तो नेचुरल लाइट इज प्रोवाइडेड टू अस बाय द सन ड्यूरिंग द डे एंड द नाइट एंड बाय द मून ड्यूरिंग द नाइट। तो नेचुरल लाइट जो है ना वो हमें प्रोवाइड किया जाता है कहाँ से? सन से डे के समय में और मून से नाइट के समय में। द मून एज यू नो only reflects the sunlight, hence sun is the ultimate source of night light, natural light। मतलब नेचुरल लाइट जो है वह हमें प्रोवाइड किया जाता है सन से दिन के समय में और मून से नाइट के समय में। मून जो है वो हम लोग जानते हैं कि मून जो है वो हमारे सन का लाइट ही रिफ्लेक्ट करता है हमें रात के समय में। हैंस सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ नेचुरल लाइट। तो इससे हम लोग को ये पता चलता है कि जो सन है वही हमारा अल्टीमेट सोर्स है, मतलब ऐसा सोर्स है जो कभी नहीं रुकेगा नेचुरल लाइट का। वो एक अकेला नेचुरल लाइट का सोर्स है और वो ऐसा सोर्स है जो कभी नहीं रुकने वाला है। दिस नेचुरल लाइट इज़ यूज बाय द प्लांट्स टू ग्रो एंड टू प्रिपेयर देयर फूड। तो ये नेचुरल लाइट जो है ना वो प्लांट्स से यूज़ होता है किसके लिए? फूड बनाने के लिए, प्रिपेयर फूड के लिए। और लाइफ ऑन अर्थ इज डिपेंडेंट ऑन सनलाइट, और अर्थ पे जो लाइफ है वो भी सनलाइट के कारण ही मुमकिन है। प्लांट्स यूज सनलाइट एंड प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। अब प्लांट्स जो है वो
ये अपना खाना वो सनलाइट के कारण ही बनाते हैं। अब जब सनलाइट नहीं होगा तो क्लोरोफिल लेगा क्या? अब जब क्लोरोफिल कुछ देगा नहीं लीव्स को, तो लीव्स जो है वो प्लांट्स को कुछ नहीं देगा। जब प्लांट्स कुछ नहीं बनाएगा तो वो हमें क्या देगा? जब वो हमें नहीं दे पाएगा तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। मतलब एक सोर्स है लाइट, सनलाइट हमारे जीने का। अगर सनलाइट नहीं होगा तो हम लोग नहीं जी पाएंगे। लाइट penetrates into the forest as well as into the water bodies। तो लाइट जो है ना वो वहाँ तक फैलता है जहाँ तक उससे मुमकिन होता है, जैसे कि वो फॉरेस्ट और यहाँ तक कि वाटर बॉडीज़ में भी। वाटर बॉडीज़ का ये मतलब नहीं समझिएगा कि एक्वेटिक एनिमल्स में, वाटर बॉडीज़ मतलब रिवर्स, लेक्स, सी, ये सब के तक पहुंचता है आराम से। और एक्वेटिक प्लांट्स यूज सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। एक्वेटिक प्लांट्स जो है वो सनलाइट को यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, जस्ट लाइक द अदर प्लांट्स। तो एक्वेटिक प्लांट्स जो है वो भी सनलाइट का यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, जैसे दूसरे प्लांट्स करते हैं। हाउएवर द अमाउंट ऑफ लाइट रीचिंग दिस प्लांट्स डिक्रीज विद एन इंक्रीज इन द डेप्थ ऑफ वाटर। अब ये जितना, पर प्रॉब्लम ये है इनके साथ कि जितना अंदर ये जाएंगे, मतलब जितना पानी के अंदर ये रहेंगे, उतना ही इनके पास कम कम ये लाइट पहुंचेगा। दैट इज़ वाई वेरी फ्यू प्लांट्स आर एबल टू सर्वाइव इन डीप वाटर्स। तो इसी के कारण हम बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं वो नहीं जी पाते हैं वाटर में। बहुत कम ही प्लांट्स हैं वो जी पाते हैं वाटर में। प्लांट्स आर एंड एनिमल्स रेस्पॉन्ड टू लाइट इन डिफरेंट वेज। और प्लांट्स और एनिमल्स जो है ना वो लाइट को बहुत अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। कैसे? जैसे हैव यू सीन अ प्लांट कॉल्ड मॉर्निंग ग्लोरी आइपोमिया? Its flower bloom out at sunrise, that is morning, and close down after sunset। तो plants और एनिमल, आपने कभी मॉर्निंग ग्लोरी फूल के नाम सुनी है? ये इस फूल को आइपोमिया भी कहते हैं। ये जो है वो जब जब सनराइज होता है तो ये ब्लूम करता है, वो खिलता है। मतलब जब मॉर्निंग होती है तो खिलता है, और जब सनसेट होता है मतलब जब इवनिंग होता है तो ये बंद हो जाता है। सिमिलरली इन सम प्लांट्स द लीव्स ओपन ड्यूरिंग द डे एंड क्लोज ड्यूरिंग द नाइट। तो इसी तरह से बहुत सारे प्लांट्स में भी होते हैं कि उनका जो लीव्स है, उन बहुत सारे प्लांट्स में ऐसा होता है कि इसमें तो फ्लावर खिल रहा है और बंद हो रहा है, पर वहाँ जो होते हैं वो लीव्स होते हैं। वो लीव्स पे अगर रोशनी आती है तो वो खुल जाता है, और जब रोशनी चल जाती है तो बंद हो जाता है। मतलब सनलाइट मॉर्निंग होती है तो वो आ जाता है, और मॉर्निंग नहीं, मतलब जब इवनिंग आती है तो वो अपने आप बंद हो जाता है उनका लीव्स। द सनफ्लावर ऑल्सो फेसेस द सन। तो सनफ्लावर भी एक फ्लावर है जो हमेशा ही सन की तरफ ही फेस करता रहता है। इन द मॉर्निंग इट फेसेस द ईस्ट। मॉर्निंग के समय ये ईस्ट में रहता है और इवनिंग के समय ये वेस्ट में पहुंच जाता है। एनिमल्स ऑल्सो सो वेरिएशन इन देयर बिहेवियर विद द अमाउंट ऑफ लाइट अवेलेबल टू देम। तो बहुत सारे एनिमल्स भी अपना अपना बिहेवियर दिखाते हैं जितना लाइट उनके पास होता है उसके अनुसार। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर एक्टिव ड्यूरिंग द डे एंड when there is light। some animals like rat, cockroaches and owls are active during night। तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दिन के समय में जागते हैं, मतलब दिन के समय वो अपना सारा काम करते हैं। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो रात के समय में अपना काम करते हैं। वो एनिमल्स में जैसे रैट्स हो गए, कॉकरोचेस हो गए, ओल हो गए, जिसका ओल का यहाँ पे फोटो भी दिया है यहाँ पे कि ये रात में घूमता है, रात में एक्टिव रहता है। द टेम्परेचर की बात करेंगे। द टेम्परेचर एट अ प्लेस इज इंडिकेटिव ऑफ द डिग्री ऑफ द हॉटनेस और कॉल्डनेस ऑफ दैट प्लेस। और टेम्परेचर जो है वो इंडिकेट करता है कि उस एरिया का वो एरिया कितना हॉट है, वो कितना एरिया कोल्ड है, मतलब कितना ठंडक है और कितना गर्मी वाला एरिया है। इट कैन बी मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड द थर्मोमीटर। तो जो टेम्परेचर उसे थर्मोमीटर के डिवाइस से मेज़र किया जाता है ये कितना टेम्परेचर अभी है, कितना टेम्परेचर पहले था। द डिग्री ऑफ हॉटनेस वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो डिग्री होता है ना हॉटनेस का, वो बहुत प्लेस टू प्लेस मतलब देखा जाता है, बहुत बार देखा जाता है। टेम्परेचर अफेक्ट्स द एक्टिविटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो टेम्परेचर है ना वो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करता है।
कैसे? इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट डिटरमाइंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द अर्थ। अब जो टेम्परेचर है, अब मैंने पहले ही बताया था कि कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण, मतलब ठंडा गर्मी और ठंडा, तो मतलब वह जो जहाँ पे रह सकता है वो वहीं पे रह सकता है, कहीं और जाके नहीं रह पाएगा। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि ये फैक्टर डिटरमाइन करता है कि प्लांट्स और एनिमल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अर्थ पे, कि कैसे टेम्परेचर पे, कैसे एरिया में वो रह रहे हैं। इच ऑर्गेनिज्म हैज़ इट्स ओन टोलरेंस रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो हर एक ऑर्गेनिज्म जो वो अपना अपना टोलरेंस रेंज है टेम्परेचर पे। कुछ कुछ को बहुत ज़्यादा गर्मी पसंद है और ठंडा को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, और कुछ को बहुत ज़्यादा ठंड पसंद है, वो गर्मी को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो इन वार्म प्लेसेस बट सम नीड अ कोल्ड क्लाइमेट। तो मैंने बताया था कि कुछ प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो वार्म प्लेसेस में जाते हैं, रहना पसंद करते हैं, और कुछ जो है वो कोल्ड प्लेसेस में ही रहना पसंद करते हैं। काउज कैन टॉलरेट द हॉट वेदर बेटर देन बफेलोज। तो जो काउज है ना वो हॉट वेदर को थोड़ा ज़्यादा टॉलरेट कर सकते हैं हमारे बफेलोज के कंपेयर में। क्यों भाई? वी ऑफन सी बफेलोज कूलिंग देम इन पॉन्ड्स ड्यूरिंग द समर। तो हम लोग ये देखते हैं कि जो बफेलोज होते हैं वो अपने आप को कूल कर रहे होते हैं पानी में समर के समय में। This is because buffaloes are black in color and do not have efficient sweat glands. तो इसका ये दो कारण है। कारण ये है, पहला कारण ये है कि ब्लैक कलर जो है हमारा वो उसके मतलब बफेलोज जो होता है, ज़्यादातर क्या बफेलोज जो होते हैं वो ब्लैक कलर के ही होते हैं। और आप क्लास 7 में जाके पढ़ेंगे कि बफेलोज जो है ना वो हम कभी भी बफेलोज जो है वो ब्लैक कलर, मतलब बफेलोज कह रहा हूँ मैं, जो सनलाइट जो है वो ब्लैक कलर जो है वो सनलाइट को ज़्यादा एब्जॉर्व करता है, और वाइट कलर जो है वो उतना नहीं करता जितना ब्लैक करता है। इसीलिए बफेलोज को गर्मी ज़्यादा लगता है, क्योंकि बफेलोज ब्लैक कलर के, तो उनका जो शरीर है वो ब्लैक कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड उन लोगों के जो दूसरा कारण ये है कि उन लोगों के पास उतना स्वेट ग्लैंड्स भी नहीं होता है कि पसीना निकाल के हमें जब गर्मी लगता है हमारा पसीना निकलता है ना, तो पसीना निकल के हमें राहत मिलता है शरीर के अंदर, जो शरीर के अंदर के हिस्सा में हमें राहत मिलता है। और उनके पास बफेलोज के पास उतने स्वेट ग्लैंड्स भी नहीं है कि उतना ज़्यादा पसीना निकाल सके। जब पसीना ज़्यादा नहीं निकाल पाएंगे तो उन्हें और गर्मी लगेगी। ऑन द अदर हैंड कैमल्स कैन टोलरेट इवन द एक्सट्रीम हीट ऑफ द डेजर्ट्स। तो दूसरे हाथ में हम लोग ये देखें कि कैमल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हॉट को भी ये क्या कर सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हॉट को भी वो टॉलरेट कर सकते हैं, वो मतलब झेल सकते हैं। उनके पास शक्ति है कि वो झेल सकते हैं बहुत सारे हीट को भी। डेजर्ट वाले एरिया में रहते हैं इसलिए फेमस भी है डेजर्ट वाले एरिया के कारण। दे हैव नो स्वेट ग्लैंड्स। अब इनके पास कोई स्वेट ग्लैंड्स होते ही नहीं है। दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम देयर बॉडी। अब अगर उनके पास कोई स्वेट ग्लैंड्स नहीं तो पसीना निकलेगा नहीं, जब पसीना निकलेगा नहीं तो उनकी बॉडी से जो पानी है तो वो ज़्यादा निकल नहीं रहा है वो, और जब ज़्यादा निकलेगा नहीं पानी तो वो आराम से बहुत देर तक उस पानी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। दे कैन लिव विदाउट वाटर फॉर मेनी डेज। वो ना बिना पानी के भी बहुत दिन तक रह सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे एग्जांपल में कोल्ड रीजन में हमारे पोलर बियर्स और पेंगुइन्स रहते हैं, और वार्म रीजन में टाइगर और एलिफेंट रहते हैं। अब बात करेंगे सॉइल की। तो सॉइल इज अनदर इम्पॉर्टेंट अबायोटिक फैक्टर ऑफ आवर इन्वायरमेंट। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स कैन नॉट ग्रो विदाउट सॉइल। तो सॉइल जो है ना वो दूसरा एक और एबायोटिक फैक्टर है हमारे इन्वायरमेंट का। वो जो है ना अधिकतर प्लांट्स जो है ना वो बिना सॉइल के जी ही नहीं सकते। सॉइल प्रोवाइड्स वाटर एंड मिनरल्स टू द प्लांट्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर देयर ग्रोथ, एंड ऑल्सो इट प्रोवाइड्स अ होम टू ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन सॉइल। तो सॉइल जो है वो वाटर मिनरल्स प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, जो इम्पोर्टेंट है उनके ग्रोथ के लिए, और वो एक होम भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि होम भी प्रोवाइड करता है उन ऑर्गेनिज्म के लिए जो सॉइल में रहते हैं।
अब वो ऑर्गेनिज्म क्या है, वो ऑर्गेनिज्म हमारे बैक्टीरियाज हैं। अब वो बैक्टीरियाज बताया था ना कि बैक्टीरियाज निकलते हैं जब कोई आदमी मर जाता है तो उन्हें खाते हैं और अपने सॉइल के अंदर अपने घर के अंदर चले जाते हैं और वहीं रहते हैं, और फिर जब कोई आदमी मरता है तो फिर निकलेंगे, वो खाना खाएंगे अपना और फिर चले जाते हैं। तो यही उनका काम होता है, और इसीलिए वो सॉइल जो है वो हमारा बैक्टीरिया का एक घर भी है। इंट्रैक्शन इन द एनवायरमेंट। अब एनवायरमेंट में इंट्रैक्शन कैसे होता है? प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंडिपेंडेंट इन देयर फूड रिलेशनशिप। प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो अपने फूड रिलेशनशिप में बहुत इंडिपेंडेंट रहते हैं। देयर आर प्लांट्स दैट फीड ऑन प्लांट्स, देयर आर एनिमल्स फीड ऑन प्लांट्स। तो बहुत सारे एनिमल्स जो है प्लांट्स पे फीड करते हैं। मेनी ऑफ सच एनिमल्स आर ईटन बाय अदर एनिमल्स। तो सबसे पहले तो हर्बीवोर आते हैं, फिर हमारे कार्निवोर हमारे हर्बीवोर्स को खाते हैं, एंड विच इन टर्न ईटन बाय सम अदर एनिमल्स। और वो एनिमल जो है फिर से वो किसी और एनिमल के द्वारा यानी ओमनिवोर्स के द्वारा खा लिया जाता है। देयर इज दस अ फूड चेन इन नेचर फॉर एग्जाम्पल। अब ये जो है हमारा एक फूड चेन बन गया। कैसे? प्रोड्यूसर है हमारा ग्रास, उसे डियर खाया, उस डियर को लायन खाया, और उस लायन को भी कोई खा सकता है, वो है हमारा कौन? बियर। उस लायन को भी हमारा बियर खा सकता है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल फूड चेन। अब ये जो चेन है इसे हम लोग टेरेस्ट्रियल फूड चेन भी कहते हैं। When such a chain exists between aquatic plants and animals, it makes up an aquatic food chain। और यही चेन जो है वो एक्वेटिक एनिमल्स में भी आते हैं और प्लांट्स में भी आते हैं, तो इसे हम लोग एक्वेटिक फूड चेन कहते हैं। एक्टिविटी 5 में करना कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं हमारे, मतलब फूड चेन बनाना है इसको। ये फूड चेन दिया हुआ है पर ये सही नहीं है। अब इस फूड चेन को राइट फॉर्म में लिखना है, इसको आप लोगों को देना पड़ेगा, और मैं फिर वीडियो डाल के एक वीडियो में ये सब दे दूंगा। द मिनरल साइकिल। अब द मिनरल साइकिल की बात करेंगे। देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट ऑफ आवर एनवायरमेंट। द एबायोटिक सब्सटेंस सप्लाई न्यूट्रिएंट्स टू द प्रोड्यूसर्स। ठीक है, तो मिनरल साइकिल भी होता है यहाँ पे। देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ आवर एनवायरमेंट। तो ये भी एक रिलेशनशिप, यहाँ पे रिलेशनशिप होता है बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स का। यहाँ पे पहले हमने बात किया फूड चेन में हमारे सारे के सारे बायोटिक कंपोनेंट्स को का रिलेशनशिप बताया था। अब यहाँ पे बायोटिक एबायोटिक दोनों का ही रिलेशनशिप यहाँ पे बताएंगे। एबायोटिक सब्सटेंस सप्लाई न्यूट्रिएंट्स टू द प्रोड्यूसर्स। तो एबायोटिक सब्सटेंस जो है वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है हमारे प्रोड्यूसर्स को। प्रोड्यूसर्स कौन है? हमारे प्रोड्यूसर्स हैं प्लांट्स। द producers prepare food for the consumer. Both producers and consumer after their death are broken into simpler substance by decomposers। तो अभी जो फूड बनाया गया था, अब वो जो प्रोड्यूसर फूड बनाए थे उसे कंज्यूमर खा लेगा, उसे कंज्यूमर खाएगा। अब ये जो दोनों का प्रोड्यूसर और कंज्यूमर हैं, जब ये मर जाएंगे, जब ये डेथ कर जाएंगे, तो इन्हें कौन इनके छोटे छोटे हिस्सों में बांट देगा? वो है डिकम्पोजर। अब ये जब छोटे छोटे हिस्सों में बांट देगा, द न्यूट्रिएंट्स रिटर्न टू सॉइल। अब जितने भी न्यूट्रिएंट्स बच गए, जो छोटे छोटे पार्ट में भागने, मतलब छोटे छोटे पार्ट में बांटने के बाद जो डिकम्पोजर से ने बांटा, तो जो न्यूट्रिएंट्स बचे वो हमारे सॉइल, एयर और वाटर में चल जाएंगे, वाटर होंगे, और दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन यूज बाय द प्रोड्यूसर्स। अब यही न्यूट्रिएंट्स जो है वो एयर हमारे कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो जाएंगे प्लांट में, सॉइल में हमारे मिनरल्स आ जाएंगे, वाटर आ जाएंगे हमारे, और ये सब सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स जो निकले, बच के निकले, वो भी फिर से प्रोड्यूसर्स के द्वारा यूज हो जाएंगे। द होल साइकिल इज डज रिपीटेड कंटिन्यूसली। और ये जो साइकिल है ना वो हमेशा ही कंटिन्यूसली रिपीट होता रहता है। दिस cycling of minerals through biotic and abiotic components is called the mineral cycle। अब ये जो साइकिल है ना, जो बायोटिक का मटेरियल बायोटिक में, एबायोटिक का मटेरियल बायोटिक में, तो ये दोनों जो साइकिल है इन सब का, इन दोनों का, इस साइकिल को हम लोग कहते हैं मिनरल साइकिल। यहाँ पे दिख रहा है
यहाँ पे दिख रहा है डेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं। अब ये यहाँ पे डिकम्पोजर्स खाए। अब यहाँ से ये मिनरल्स निकला। अब मिनरल्स जब निकला तो ये सॉइल में जाके मिला। अब जब ये सॉइल में जाके मिला तो इसे हमारे ग्रीन प्रोड्यूसर्स खाए। अब जब ग्रीन प्रोड्यूसर्स खाए तो वो ग्रीन प्रोड्यूसर्स मर सकते हैं या फिर उन्हें एनिमल्स खा सकते हैं, है ना। ग्रास को एनिमल्स खा सकते हैं या फिर वो डायरेक्टली डेड प्लांट्स बन सकते हैं। अब ये एनिमल्स जब खाए तो ये एनिमल्स किस को कोई खा लेगा, कंज्यूमर हुआ ना एनिमल ड्रॉपिंग, तो यहाँ पे कोई एनिमल इस एनिमल्स को खा जाएगा। अब ये यहाँ पे फिर यहाँ पे चल गए, है ना। अब यहाँ पे एनिमल्स डायरेक्ट भी मर सकते हैं। अभी जो डायरेक्ट मरे तो ये डायरेक्ट फिर यहाँ पे डिकम्पोजर्स के पास आएगा और ये जो ड्रॉपिंग हुआ मतलब यहाँ पे फिर से एक एनिमल ने खाया इसे, वो भी हमारे डिकम्पोजर्स में आ गए और यहाँ पे मिनरल्स बनाई था तो हो गया हमारे कंप्लीट मिनरल साइकिल। अब हम लोग बात कर रहे हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल टेक्स इन ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। अब ये रेस्पिरेशन के प्रोसेस में दोनों के दोनों प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन और लेते हैं और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड also gets added to the atmosphere when burning of wood, coal and petrol take place। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऐड हुआ था, मिल जाता है किस एटमॉस्फेयर में जब वो बर्न होता है। मतलब अगर किसी वुड को कोल को पेट्रोल को आप जब जलाएंगे तो वो जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एयर में आ जाएगा, एयर में ऐड हो जाएगा। दिस इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। द प्लांट्स यूज अप कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जो प्लांट्स है वो सारे के सारे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकले थे जल के भी और हमारे बॉडी से भी, तो वो सारे के सारे कार्बन डाइऑक्साइड को वो लेता है और ऑक्सीजन देता है, और जिसके कारण दिस अ बैलेंस इज मेंटेन बिटवीन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। और इसी के कारण हमारा जो बैलेंस है वो मेंटेन रहता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे एटमॉस्फेयर में। जिस तरह यहाँ पे देख रहे हैं बर्निंग, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के द्वारा हमारे प्लांट्स ले लेते हैं, अब वहाँ पे फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट्स, वहाँ जब फोटोसिंथेसिस किया तो ऑक्सीजन निकाला। अब जब ये ऑक्सीजन निकाला तो रेस्पिरेशन हुआ। अब आप जानते हैं या फिर नहीं जानते होंगे तो आज हम बता रहे हैं कि कंबसन में हमारे लिए, आप 7-8 में जाएंगे तो आपको कंबसन चैप्टर मिलेगा तो वहाँ आप जानेंगे ये सब चीज़। तो कंबसन में हमारा ऑक्सीजन का यूज़ होता है और जब वो ऑक्सीजन यूज़ होता है तो वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ही निकालता है। तो यहाँ से रेस्पिरेशन की प्रोसेस से भी हमारा ये कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और बर्निंग की प्रोसेस से ही बनता है, और सारे के सारे कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चला जाता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए प्लांट के पास है सारे के सारे ये, और फिर प्लांट्स ऑक्सीजन हमें भी देते हैं और यहाँ भी देते हैं, मतलब बर्निंग के लिए भी देते हैं। और जब बर्निंग भी होता है और रेस्पिरेशन भी होता है, सब मिला के फिर से कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो ये एक प्रोसेस बन गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो we thus realize that in our environment its living and non-living components keep on interacting with one another। तो हम लोग ये रियलाइज़ करते हैं अब कि हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं और वो एक दूसरे से मिलते जाते हैं। दिस मेक्स आवर इन्वायरमेंट अ डायनेमिक सिस्टम। डायनेमिक सिस्टम जो कुछ नहीं होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे एक दूसरे से मतलब एक के ऊपर निर्भर है, मतलब किसी का भी पलड़ा भारी नहीं होता है। एक सीसॉ मान लीजिए ये, तो ये जो सीसॉ है ये कभी उठता है और कभी जाता है, कभी उठता है तो कभी नीचे जाता है, पर ये हमेशा बराबर रहता है, कभी किसी एक की तरफ हमेशा उठा हुआ नहीं रहता है। तो इसी सिस्टम को हम लोग डायनेमिक सिस्टम कहते हैं। और ये जो लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स का जो इंट्रैक्शन है, ये जो एक दूसरे से साइकिल है, ये एक दूसरे का जो साइकिल है, इसी साइकिल को हम लोग डायनेमिक सिस्टम कहते हैं। और ये हमारा एनवायरनमेंट का सिस्टम है और इसी सिस्टम को हम लोग इकोसिस्टम भी कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक बटन दबाइएगा और बेल आइकन बटन पर प्रेस करिए नए वीडियो देखने के लिए।